जो वहाँ पे एक कनेडियन रिपोर्टर था कि हमारा जो भारत के साथ झगड़ा है कि भारत ने एक कनेडियन सिटीजन की हत्या कराई, ऐसा आप आरोप लगाते हैं, तो आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उसका जवाब मार्क कर नहीं दे रहे थे कि हम कैसे इग्नोर करें। वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड सप्लाई चेन जो है उसमें भारत पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इंटीग्रेटेड है। आप भारत के बिना इस मेज पर बैठकर बात करेंगे क्या? तो ये सबक है जो हमारे यहां भी लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया भारत को इग्नोर कर ही नहीं सकती। दुनिया के देश आज जो इकोनॉमीज दुनिया की हैं, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ही चल सकती हैं और भारत उसमें एक बहुत अहम पहलू है। अब सवाल यह आता है कि क्या कनाडा ने ये खुद किया होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको पीछे से धक्का मारा गया कि भाई मतलब क्या है, इंडिया के बिना क्या बात करोगे, बुलाओ उसको। तो सर आप किस ओपिनियन के हैं कि कनाडा को खुद लगा कि नहीं भारत की इस टेबल पर होना चाहिए, या पीछे से और बाकी देशों ने कहा? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें हैं। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ में जितने भी ट्रेड के जो रिलेशंस थे वो रेस्टोर होने चाहिए, वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी चीज़ है, और बड़ी चीज़ ये है कि G7 में सभी देशों का कुछ ना कुछ भारत के साथ में इस समय कोई ना कोई ट्रेड डील चल रही है। राइट। और सब चाहते हैं कि मोदी से मुलाकात होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब G7 कंट्रीज़ मिलते हैं, इनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर भारत यहाँ नहीं तो इसका मतलब भारत पूरी तरह से SCO में और भारत पूरी तरीके से ब्रिक्स में। तो वो जो एंगल है वो नहीं चाहते, क्योंकि ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसके बाद में ये बैलेंस चीन और रूस के फेवर में चला जाएगा अगर भारत सीधा अगर यहाँ नहीं होता है और वहाँ होता है। तो ये चीज़ इनके सबके दिमाग में होती है, अमेरिका के दिमाग में भी होती है, और जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अभी आप G7 की GDP जो है वो SCO की GDP से ग्रॉस अगर जोड़ दिया जाए, सबकी GDP मिला के SCO की GDP से और ब्रिक्स की GDP से कम हो गई है आज की डेट में। तो उसका वर्चस्व और ज्यादा कम हो जाएगा अगर भारत वहां से निकल जाता है। एक जो आपने बताया, ये इन 7 देशों को ही आप ले लेना, इस साल के अंत तक भारत या 1-2 वर्षों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। आप जापान को बीट कर चुके हो, वो मार्क कार्नी 5th कह रहे थे, आप 4th हैं एक्चुअली। आप जापान को पीछे कर चुके हैं। अब आगे है जर्मनी और आपके बीच में बहुत फासला इकोनॉमी में है नहीं, ये 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो उस मेज में जो 7 देश बैठेंगे, आप वर्चुअल अगर समझें आप, तो भारत का 1-2 साल का पोटेंशियल ये है कि वहां नंबर 2 इकोनॉमी भारत होता। केवल यूएस की इकोनॉमी उन सारे देशों में से भारत से ज्यादा होगी, बाकी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। और आप कह रहे हो भारत के बिना बात करेंगे। सर इसमें 2 एंगल और हैं बैल साहब। पहली तो ट्रंप के साथ आमना सामना होगा मोदी साहब का। बिल्कुल। ट्रंप पहले ये कहते थे मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने मीडिएशन कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच, मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दी। अब वो कहते हैं कि मुझे कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा इसका। लेकिन दोनों की मीटिंग होगी पहली बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी, मीटिंग तो वहां पे होगी। 2019 से जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हर G7 मीटिंग के लिए, और इस बार भी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब कनाडा ने अपने आप नहीं इनवाइट किया महीनों पहले, तो उनको अच्छा तगड़ा झटका लगा है बाकी G7 कंट्री से कि अगर इंडिया नहीं है तो इस मीटिंग का क्या फायदा है। तो इंडिया का वो रुतबा है आज। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जो 2 पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है रूल ऑफ लॉ। ये बात करते हैं, और अनीता आनंद जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, भारतीय मूल की हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि रूल ऑफ लॉ तो रहेगा कनाडा के अंदर, लेकिन हमें पार्टनरशिप बनानी है। इसका मतलब भारत के साथ पार्टनरशिप बनानी है। निज्जर कंट्रोवर्सी वो पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल, अब निज्जर कंट्रोवर्सी को वो पीछे कर रहे हैं। और दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी कंसर्न्स पे डिस्कशन। किसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स? भारत की। और किसके ऊपर? खालिस्तानी एलिमेंट जो वहां पे है। इस बार आपने देखा जो उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो पिछली बार 25 सीट लेके उसने ट्रूडो को सपोर्ट किया था, और उसकी वजह से उनके कई मिनिस्टर थे, और उस वजह से भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए थे, आज सिर्फ 7 रह गई हैं सीट्स उनकी, 25 से 7 पे आ गए हैं। उनका अब कोई वजह नहीं रह गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सही समय है जब भारत जा रहा है, और जब भारत कनाडा के साथ डिस्कस करेगा तो पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, स्पेशली जब टैरिफ्स का वॉर चल रहा है कनाडा और
अमेरिका के बीच में। आप मानेंगे नहीं, आज कनाडा के अंदर जो प्राइसेस हैं वो 3 गुना हो गई हैं। जो एसेंशियल चीजें जैसे मिल्क की है, दूध की जो कीमतें हैं वो 2 से 3 गुना बढ़ गई हैं जो आता था अमेरिका के साथ से। तो आज सही समय है कि जब हम बात करें कनाडा से, आज सही समय है जब हमको वहां ट्रंप भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करें, उनको कहें कि ये जो पाकिस्तान मांगता है ये डिफेंस इक्विपमेंट और जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है आईएमएफ और एफएटीएफ के अंदर, और खासकर एफएटीएफ के अंदर उनको ग्रे लिस्ट में डालना बहुत जरूरी है ताकि आतंकवाद रुक सके। और उनको वापस याद दिलाना है कि आतंकवाद चाहे वो डैनियल पर्ल का था, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग का लेकिन था। ये ठीक है, हम ये चाहते हैं, लेकिन अब जो सबूत दुनिया दे रही है तो एफएटीएफ तो अभी ये लगता नहीं कि पाकिस्तान कहीं एफएटीएफ में जा रहा है। अब उसको आप एंटी टेरर कमेटी का वाइस चीफ बना रहे हो, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि देखिए, वो FATF में जाए? नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है और ये रोटेशन पे जाती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी देख के दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको जो काउंटर टेररिज्म में डेप्यूटी बनाया गया चेयरमैन, और उस पे बनाया गया तालिबान कमिटी, सैंक्शंस कमिटी में उसको जो चेयरपर्सन बनाया गया, ये उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं बनाया गया, ये तो रोटेशनल सीट्स हैं।